हम आज के लेक्चर में अब पास्ट पेपर्स को देखते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला जैसे कि हमने कहा था हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अब हमारे पास पहला टॉपिक आ गया, द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाह। व्हिच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक गाइस एंड गर्ल्स? आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट वेल। कौन सी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? याद करो, अली, जिया, गए पब, यही था ना। तो कौन सी ऑक्साइड है? क्या ये, अब रिपीट करते जाओ, ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है, ये कैसी होगी? एसिडिक। ये मेटल की ऑक्साइड है, ये कैसी होगी? बेसिक। ये भी नॉन मेटल की ऑक्साइड है, ये कैसी होगी? एसिडिक। ये रिवाइज कर जाओ, तो ये अली, जिया, गए पब में से यही एग्जांपल थी। इट मींस दिस इज आवर आंसर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आज कहां कहां से आपका नुज़ूल हुआ है? कहां हो इतने दिन से भाई? आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब तो दो दो। कहां गायब हो इतने दिन से? अल्लाह खैर करे। ली थी ऑनलाइन, ले रहे थे क्लासेस? अच्छा बेटा, पहला सवाल सबको समझ आ गया? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी आउट देयर? ओके। नाउ बेटा, आई नीड यू टू पार्टिसिपेट। फिजिकल स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेशन, डिस्कशंस। द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 2। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 2 है। क्या मतलब? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज ट्राई टू रिलेट। पीएच जितनी कम होती है एसिड की, उतना वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जितनी पीएच ज्यादा होती है उतना वो वीक होता है। बेस में उल्टा होता है, बेस में जितनी पीएच ज्यादा होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जितनी पीएच कम होती है उतना वीक बेस होता है। अब सवाल पूछा है, व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ द एसिड आफ्टर एडिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड? कह रहा है HCl में क्या डाल दें? सोडियम क्लोराइड डाल दें। सोडियम क्या डाल दें? क्लोराइड। तो मुझे बताएं, क्या सोडियम क्लोराइड बेस होता है? क्या सोडियम क्लोराइड बेस है? ये तो सॉल्ट है। तो क्या सॉल्ट के डालने से इसकी पीएच में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। द पीएच विल स्टिल रिमेन, बोलो, समझे नहीं समझे? अगर इसी जगह में इसमें क्या डाल देता, एसिड था, इसमें मैं क्या डाल देता? स्ट्रॉन्ग बेस डाल देता, तो पीएच जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती। क्या ख्याल है? अगर मैं इसमें वीक बेस डालता तो पीएच कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होती, वो एसिडिक साइड पर रहती। इमेजिन करो कि अगर मैं HCl की पीएच, उसने कहा 2 है, 2 है, अगर मैं इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस डालता तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या करते? पीएच को कहां पर ले आते? 7। अगर मैं इस स्ट्रॉन्ग एसिड में एक वीक बेस डालता, फिर पीएच 7 पे नहीं आती, फिर 7 से नीचे रहती, क्योंकि किसका इफेक्ट स्ट्रांग होता? एसिड का इफेक्ट स्ट्रांग होता है। एसिड बेस के पास कर रहे हैं। दोबारा देखो बेटा, आई नीड यू टू पार्टिसिपेट। खामोश बैठने की इजाजत नहीं, क्लास से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि फायदा नहीं है इस तरह फिर अटेंड करने का। मैंने पहले भी बताया था, एसिड बेस के क्वेश्चन पेपर 1 के सबसे ज्यादा माइंड ड्रेनिंग क्वेश्चन होते हैं, जहां पर आपको एक वक्त में 50 चीजें दिमाग में सोचनी पड़ती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। इसलिए मैं बड़े खुले दिल के साथ आपको सारे कंसेप्ट दोबारा रिकॉल करा दूंगा, लेकिन आप पार्टिसिपेट तो करें, खाली मुंह बंद करके बैठने से गुजारा नहीं होगा। कंसेप्ट क्या है? यहां तो आसान था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 2 है, जिससे पता चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कहता है इसमें क्या डाल दिया? 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? सॉल्ट है। जब सॉल्ट है तो सॉल्ट एसिड की पीएच पर कोई फर्क नहीं डालेगा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो पीएच कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी। लेकिन अगर इसकी जगह क्या होता, स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं स्ट्रॉन्ग बेस डाल देता, दोनों का इफेक्ट बराबर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच बिल्कुल कैंसिल होकर कहां जाती? 7 पे। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड में डालता क्या? वीक बेस, तो किसका इफेक्ट डोमिनेट करता? स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर मैं वीक बेस डालता, किसका इफेक्ट भारी होता? एसिड का, तो पीएच 7 से कम रहती। ठीक है जी, पीएच कम रहती। और अगर मैं फॉर एग्जांपल वीक एसिड डालता स्ट्रॉन्ग बेस में, अब क्या होता? अगर मैं वीक एसिड डालता स्ट्रॉन्ग बेस में, तो किसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता? बेस का, तो पीएच 7 से बेटा बोलो ज्यादा आती। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आगे कहीं अल्लाह करे आ जाए, तो मैंने कहा चलो रिपीट कर दें। तो इसका जवाब क्या हो गया? क्लियर हो गई बात? आगे चलो। विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स ऑक्साइड्स? कौन सी रो करेक्टली ऑक्साइड्स को डिस्क्राइब करती है? ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले जो ऑब्वियस वाली है वो पता है ना? ऑब्वियस वाली कौन सी है मेरे बच्चे? एम्फोटेरिक। सबसे पहले आपको पता है कि Al2 कौन सी होती है? एम्फोटेरिक। तो इसका मतलब बेसिक एसिडिक कैंसर आंसर हमारा किसमें से होगा? सी और डी में से। फिर जो मेटल की ऑक्साइड होती है, जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है? बेसिक। और सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल की ऑक्साइड है। नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी थी? एसिडिक। रिलेट कर पा रहे हो? ऑक्साइड्स बहुत आती हैं एमसीक्यू में। फिर से याद करो, मेटल की ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल की जनरली एसिडिक, लेकिन नॉन मेटल की सिंगल ओ वाली न्यूट्रल, और
मेटल में अली जिया गए पब, ये क्या थी? M4 डायरेक्ट। चलो, विच पेयर ऑफ सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर? सॉल्ट वाटर कब बनता है? एसिड और बेस से। तो हमें देखना है कि कौन सा रिएक्शन एसिड और बेस का है। तो ये है सोडियम क्लोराइड। क्या सोडियम क्लोराइड एसिड या बेस होता है? इट्स अ सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस। एग्जांपल लिखी है ना आपने। और इथेनोइक एसिड क्या है? एसिड है। तो मेरे बच्चे, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। आगे चलो, ये आगे भी करा देता हूँ। जब ये क्या है? जिंक मेटल, ये क्या है? एसिड। जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है ऑनलाइन वालों? सॉल्ट एंड सॉल्ट और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। ये कार्बोनेट है और ये एसिड है। कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? बोलते जाओ। सॉल्ट वाटर सॉल्ट, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे ऑनलाइन में से सिर्फ एक लड़के की आवाज आ रही है, बाकियों को क्लास में निकालना शुरू करूं क्या मैं? बेटा, भले से मैं हमेशा कहता हूं और मैं कहता रहा, एसिड बेस इलेक्ट्रोलिसिस ये पेपर 1, आपको केमिस्ट्री ना पेपर 2 नहीं मरवाएगा। आप मरोगे पेपर 1। जो पेपर 2 भी नहीं कर पा रहा ना, वो तो खच्चर ही है, गधा है। उसने फिर क्लासेस ली ही नहीं है। जब भी मैंने आपको थ्योरी का कोई क्वेश्चन, थ्योरी इतनी रिपीटेड होती है कि जब आप ईयरली में भी करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, विच इज अ गुड थिंग अगर आपने सिलेबस पढ़ा हो। लेकिन एमसीक्यू इज अ चैलेंज, और इसलिए एमसीक्यू के अंदर ऑर्गेनिक के एमसीक्यू हो, एसिड बेस के एमसीक्यू हो, इलेक्ट्रोलिसिस के एमसीक्यू हो, बॉन्डिंग के एमसीक्यू हो, ये एमसीक्यू आपको आगे पीछे कर देते हैं। इसीलिए मैंने, पता नहीं किसी ग्रुप में शायद आप लोगों से बात हुई थी, किससे बात हुई थी, कि केमिस्ट्री के पेपर में जो बच्चे तैयारी करके जा रहे हैं ना, उनका एमसीक्यू स्कोर 40 में से 22-24 है, एवरेज बच्चों का। तो ये कौन है जो 22-24 से आगे नहीं बढ़ पा रहे? ये वो हैं जो प्रैक्टिस होशो हवास में नहीं कर रहे, बस उनको जल्दी है कि बस A B C D कर दे। या ये वो बच्चे हैं जो जब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस उनको ये जानना है कि बी आंसर है कि सी, उनको ये नहीं जानना कि ए, अगर बी आंसर है तो ACD क्यों नहीं। तो जब आप अपनी क्रॉस आर्ग्यूमेंटेशन करोगे, यार ये आंसर क्यों है, ये, और हर एक एमसीक्यू में 4-4 बातें रिकॉल करोगे, तो जाकर बात बनेगी। और जब आपको बताया टीचर ने कि मेरे मेरे एंगल से इलेक्ट्रोलिसिस और एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पेपर 1 में सबसे मुश्किल है, ऑर्गेनिक से ज्यादा मुश्किल है। और ऑर्गेनिक अगर आपने पढ़ी हो तो इतनी मुश्किल नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, सिवाय इसके 2-4 टॉपिक। तो इसलिए यू नीड टू पार्टिसिपेट वेल। मैं तो करा के निकल जाऊंगा, मेरे कराने का मकसद है कि मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ कि जो चीज आपने पढ़ी थी वो कैसे आ रही है, और आप उसको रिलेट करें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप एग्जाम के लिए कर रहे हो तो भले से आप नोट्स खोल लो, नोट्स खोल के देख देख के करो, ताकि ये तो कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर मैंने अपने रजिस्टर में लिखी हुई बातें अच्छे से दिमाग में रख ली तो आई विल बी एबल टू डू इट। और डिस्कशंस किया करो। जो लोग कमजोर हैं वो बेहतर है कि कंबाइन स्टडी करें। चलो, विच रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन? क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? एसिड और बेस का रिएक्शन। कहता है कौन से रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रही, यानी कौन से रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट, बोलो बी। सोमिया, मुंह हिला सकते हैं। एसिड और बेस कौन से रिएक्शन में रिएक्ट नहीं कर रहे? नीचे से शुरू बी। करें। क्या ये एसिड है? यस और नो। क्या ये बेस है? तो यस। ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, यस और नो। फिर यस। क्या ये एसिड है? यस। क्या ये बेस है? देखो, मेटल की क्यों, मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? बेस। मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? बेस होती है ना। मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? बेस। तो ये भी क्या हो गई? एसिड और बेस हो गई। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन। भाई मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है, साथ में एसिड है, तो कैसे आपने कहा कि बेस नहीं है? ऊपर चलो, H2SO4 क्या है? एसिड। बेरियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट। मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड क्या हो जाता है? सॉल्ट। मेरी जान के टोटे, इसका मतलब यहां पर न्यूट्रलाइजेशन बोलो नहीं हो रही। नहीं हो रही। ऊपर क्यों नहीं है? ए, क्योंकि ये एसिड और अमोनिया के बारे में जाओ अपने नोट्स में देखो, वहां लिखवाया मैंने कि अमोनिया क्या है? बेस है। अमोनिया क्या है? बेस है। तो मेरे बच्चे, हमारा सीधा सीधा आंसर, सवाल क्या था? देखो, सवाल ना देखने में डेंजरस लगते हैं, कंसेप्ट खुदा की कसम उससे बाहर नहीं है जो तुमने लिखा है। तो हमने कहा कि कौन से रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रही, तो जिसमें एसिड बेस रिएक्ट नहीं कर रहे, तो आपने कहा ये भी एसिड बेस है, वो भी एसिड बेस है, वो भी एसिड, जो नहीं है वो लिख दिया। आगे चलो, which solution contain which solution containing 1 mole per dm cube of the compound would have the lowest pH? lowest pH किसकी होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की या वीक एसिड्स की? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देख लो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या इथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्ग है? ये तो हमने किसकी एग्जांपल ली थी? CH3COOH, वीक एसिड की। यस और नो? विनेगर। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है मीजान के टोटे? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड। वंस यू नो इट, यू नो इट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की 4 एग्जांपल लिखवाई थी। HCl, H2SO4, HNO3 और H3PO4। H3PO4 सबका बाप है क्योंकि इसमें 3 H है।
H2SO4 दूसरे नंबर पर, और HCl HNO3 में HCl तीसरे नंबर पे और HNO3 सबसे नीचे होता है। लेकिन इतना ऑर्डर नहीं पूछेगा। लेकिन आपको ये तो पता है इथेनोइक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। वीक एसिड की क्या एग्जांपल लिखी थी? दो। आप देखिए नोट्स में, एक आपने लिखा है कार्बोनिक एसिड H2CO3 और एक आपने लिखा है इथेनोइक एसिड व्हिच इज विनेगर, दैट इज व्हाट इथेनोइक एसिड। इसके तो रिएक्शन में लिखे हैं। आगे चलो बेटा, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्साइड्स इज करेक्ट? क्या नाम था तुम्हारा बेटा? तुमने चैप्टर के लेक्चर पूरे नहीं किए ना अभी, और आपने कर लिए पूरे? यार दूसरे कर लिए, तुमने क्यों नहीं किए? तुमने इसको नहीं भेजे थे लेकिन नहीं किए। देखो मेरे बच्चे, इतना टाइम है नहीं कि अब आप जमा करो। केमिस्ट्री इतनी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इतनी भी हल्की नहीं है कि आप बिल्कुल जमा करो। और इंटेंट यहीं पर तो नजर आना था, उसने कर लिया, वेरी गुड। चलो, विच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्साइड इज करेक्ट? हाँ भाई, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? अ बेसिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। क्या बेसिक ऑक्साइड नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है बेटा? बोलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या बेसिक ऑक्साइड नॉन मेटल की होती है? नॉन मेटल की ऑक्साइड कौन कौन सी होती है? न्यूट्रल और एसिडिक। डायरेक्ट करके बोलो, देख के बोलो, बोलो न्यूट्रल और एसिडिक। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट चलो, एसिडिक ऑक्साइड्स कंटेन आयोनिक बॉन्ड्स। हाँ भाई, आयोनिक बॉन्ड किसके होते हैं? मेटल में या नॉन मेटल में? मेटल में। और जो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं किसकी होती हैं? मेटल की या नॉन मेटल की? तो क्या उनमें आयोनिक बॉन्ड्स होंगे? आयोनिक बॉन्ड्स आर ऑलवेज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जबकि जो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं दे आर दी ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। तो उनमें तो नॉन मेटल है, तो आयोनिक बॉन्ड हो ही नहीं सकता। आगे चलो, एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड कंटेन्स अ मेटल। हाँ भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में मेटल होता है, बिल्कुल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम मेटल है, जिंक ऑक्साइड में जिंक मेटल है, लेड ऑक्साइड में अलीजिया गए पब। यस और नो? यस। ठीक है। बेसिक ऑक्साइड आर ऑलवेज गैसेस। क्या मेटल की ऑक्साइड गैसेस होंगी? आयोनिक बॉन्ड है, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। तो ये भी गलत हो गया। Which statement about amphoteric oxides is not correct? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, they dissolve in water. Do they dissolve in water? यही गलत है ना? हमने क्या पढ़ा था? ये तो मेंशन किया गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होती, एसिड और बेस में हो जाती है ना। लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। दे आर फॉर्म्ड ओनली बाय मेटल्स। हाँ जी, ये तो ठीक है ना? यस। ये तो ठीक है। हमने गलत वाली स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। फिर दे रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई क्या ये बेस से रिएक्ट करेंगी? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करती है और एसिड से भी रिएक्ट करती हैं, तो ये भी ठीक हो गया। दे रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स, एसिड से भी रिएक्ट करती हैं। तो आप क्रॉस चेक करो कि सारे तुक्के में आंसर हो रहा है या वाकई में तुम्हें पता है। जी ऑनलाइन वाले बच्चों, ये ऑनलाइन में एक ही लड़के की आवाज आ रही है, बाकियों को मेरी हाय बददुआ ना लग जाए। लड़कियों के गले में क्या आज टॉन्सिल नीचे तक उतर गया है? क्या हो गया? गला बंद हो गया है? क्या मसला है? चलो बेटा, द सेंटेंस डिस्क्राइब टू मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड। कहता है एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें दो मेटल्स और उनकी ऑक्साइड्स की बात हो रही है, दोनों मेटल हैं। मेटल एक्स कुड बी कॉपर बिकॉज इट्स ऑक्साइड इज डैश। मुझे बताओ कॉपर की ऑक्साइड कैसी होगी? एसिडिक होगी, बेसिक होगी या एम्फोटेरिक होगी? बेसिक। इट वुड बी बेसिक। क्योंकि जिसके बैकग्राउंड में चीखम चिल्ला रहा है वो खुदा के लिए मुंह बंद रखे, माइक बंद रखे। तो मेटल एक्स कुड बी कॉपर। अब हमने क्या पढ़ा था? मेटल की ऑक्साइड या तो बेसिक होती है या एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक कौन सी? बार बार रिपीट करो। अलीजिया, गैलिपग, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। तो कॉपर की क्या होगी फिर? बेसिक होगी। तो हमने बेसिक रखा। एंड मेटल वाई कुड बी डैश बिकॉज इट्स ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। मेटल वाई क्या हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं मेरे बच्चे। मैग्नीशियम नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम हो गया। देखो आंसर उस वक्त आपको हेल्प करते हैं जब कॉन्सेप्ट पता हो, वरना तो आप ये थोड़ी है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो या कोई सिफली जादू करोगे आंसर पॉप आउट हो जाएगा। What when the product of a reaction between two gases is added to water, a solution of pH 7 is formed. कहता है दो when the product of a reaction between two gases, दो gases को रिएक्ट कराया, उससे एक प्रोडक्ट बना, और उस प्रोडक्ट को जब पानी में डाला है तो पीएच कितनी आई है? 7 आई है। पीएच कितनी आई है? कहता है व्हाट कुड बी दीज गैसेस। 7 आने का मतलब क्या है? वो न्यूट्रल है। कौन? कि जब गैस ए और गैस बी को रिएक्ट कराया तो इनका प्रोडक्ट जो है वो न्यूट्रल है। यस और नो? तो अब बताइए, हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? HCl। क्या HCl न्यूट्रल होगा? नहीं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया। क्या अमोनिया न्यूट्रल है? अभी तो बताया अमोनिया क्या होती है? बेस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा?
Water. वाटर बनेगा। और क्या वाटर न्यूट्रल होता है, यस और नो? Yes. Yes. C. चलो, a sample of air was bubbled into water. The pH of the water slowly changes from 7 to 6. 7 से 6 होने का क्या मतलब हुआ कि न्यूट्रल से क्या हो गई, स्लाइटली Acidic. slightly acidic. Which gas in the sample caused this change? किस गैस की वजह से ये चेंज आया होगा? क्या ऑक्सीजन का कोई नेचर है? नहीं। क्या नाइट्रोजन का कोई नेचर है? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड हमने आपको क्लास में पढ़ाई, जो सिंगल ओ वाली होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रल। सिंगल ओ वाली कैसी होती है, न्यूट्रल। तो फिर कौन बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, एसिडिक गैस है। जब पानी में डिसॉल्व, भाई कोल्ड ड्रिंक में होती है ना डिसॉल्व, तो कोल्ड ड्रिंक कैसी हो जाती है, एसिडिक। सवाल में उसने कहा था कि भाई पीएच चेंज हुई है बबल करने से 7 to 6, स्लाइटली क्या हो गई है, एसिडिक हो गई है। तो कौन सी गैस आई, वही ऑक्साइड का कंसेप्ट आ गया कि कौन सी ऑक्साइड एसिडिक है। तो मेरी जान के टोटे, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अगर सल्फर डाइऑक्साइड होता तो वो भी आंसर हो जाता। यस, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता तो वो भी आंसर हो जाता। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता तो वो भी आंसर हो जाता। अगर नाइट्रस मोनोऑक्साइड होता तो क्या आंसर होता, सिंगल ओ वाले कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। चलो, which reaction occurring in blast furnace is an acid base reaction? blast furnace आप पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कहता है कौन सा रिएक्शन इनमें एसिड बेस का रिएक्शन है। आए देखते हैं कैसे अंदाजा होगा। मेरे ख्याल है तो अंदाजा कर सकते हो भाई। ये आप देखिए, ये कैसी ऑक्साइड है, न्यूट्रल। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी है, न्यूट्रल है। तो ये तो एसिड बेस हो ही नहीं सकता। एसिड बेस में एक एसिडिक और एक बेसिक नेचर का होना चाहिए। व्हाट अबाउट कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, बेस। और सिलिकॉन ऑक्साइड कैसा होगा, Acidic. हो गया एसिड बेस, हो गया एसिड बेस गाइस एंड गर्ल्स, क्लियर। चलो, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन? हाइड्रोक्साइड आयन की प्रॉपर्टी, हाइड्रोक्साइड किसमें आता है, बेस में। कहता है क्या प्रॉपर्टी होती है, इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, यस और नो? हाँ भाई, OH आयन कंबाइंस विद H आयन टू फॉर्म वाटर। यस। सिंपल। लेकिन H आयन तो नहीं है, हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ। सॉरी, H आयन नहीं यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। अबे तो बाकी देख लेते हैं। इन्होंने अच्छा पॉइंट उठाया है कि इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं लिखा हुआ, तो मैं बाकी चेक कर लेता हूँ। हो सकता है जोश में आके मैंने भी कोई जल्दबाजी दिखा दी, बाकी भी चेक करनी चाहिए थी मुझे। ठीक है, मोस्ट लाइकली ठीक होना चाहिए। लेकिन सही बात कही बच्चे ने कि हाइड्रोजन आयन लिखा होता तो ज्यादा ठीक होता ना, H आयन OH है। लेकिन बाकी देखते हैं। इट इज प्रेजेंट इन वाटर, क्या वाटर में ये आयन प्रेजेंट है? यस, हमने पहले गलती की, बिल्कुल बेटा, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट। इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमने ज्यादा जोश में पांव फिसल गया हमारा। OH आयन कंबाइन किससे होता है, हाइड्रोजन आयन के साथ, हाइड्रोजन से नहीं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन में तो फर्क है ना। हाइड्रोजन तो H है, H का कॉम्बिनेशन OH से नहीं है। H पॉजिटिव आयन का कॉम्बिनेशन OH नेगेटिव आयन से। इज दैट क्लियर बेटा? जी सर। ठीक है, अच्छा जी। इट इज प्रेजेंट इन वाटर, दैट इज करेक्ट। इट रेडिली ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्साइड आयन। इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था आपने, जब OH आयन ब्रेक डाउन होता है, डिस्चार्ज होता है, तो क्या आपके पास ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है? नो, ऑक्सीजन। में क्या पढ़ा था आपने, जब ये डिस्चार्ज होता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली क्या है, गलत। इट ट्रेवल्स टू कैथोड। कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव। क्या हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करेंगे? नो। तो इसका मतलब फिर वही आ गई, बिल्कुल। इट इज प्रेजेंट इन वाटर। पहले वाले के गलत होने का रीजन सबको समझ आता है, वहां आयन नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, चलो। अब ये तो बच्चे का बस ये तो पढ़ा नहीं, मेलाचाइट वाइलाचाइट कुछ मसला नहीं है। द डायग्राम शोज सम रिएक्शंस ऑफ कॉपर कंपाउंड व्हिच चेंज इज मेड बाय एडिंग एन एसिड। कौन सा चेंज एसिड डालकर लाया गया है? एक एक करके सारे चेंज को देख लीजिए। ये क्या है, कार्बोनेट। कार्बोनेट में कुछ डाला गया है, जिसके बाद क्या बना है, ऑक्साइड। फिर इसी तरह ऑक्साइड में कुछ डाला गया, ऑक्साइड क्या होती है, बेस, तो क्या बना है, मेटल। और फिर यहां देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में से भी क्या बना है, कॉपर, मेटल। और यहाँ कॉपर कार्बोनेट है, और कॉपर कार्बोनेट से यहाँ क्या बना है, कॉपर सल्फेट। क्या चीज एसिड डाल के लाई गई है? अब जरा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एसिड क्या होते हैं, HCl, H2SO4, यही है ना एसिड आपके। मुझे बताइए,
अगर मैं कॉपर का, मैं आपको सिर्फ लर्निंग के लिए सिखा रहा हूं, अगर मैं कॉपर कार्बोनेट में HCl डालूं तो क्या मिलेगा मुझे? कॉपर क्लोराइड। क्या मिलेगा? और अगर मैं इसमें H2SO4 डालूं तो क्या मिलेगा? कॉपर कॉपर सल्फेट। सल्फेट। तो यहाँ तो ये मिल ही नहीं रहा, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, इसका मतलब एसिड डाल के ये नहीं किया। लेकिन अगर आप यहाँ देखें कॉपर कार्बोनेट, अब कॉपर कार्बोनेट में जब मैंने HCl डाला तो क्या मिल रहा था? कॉपर क्लोराइड। और H2SO4 डाला तो क्या मिल रहा था? कॉपर सल्फेट। यहाँ मिल रहा है कॉपर सल्फेट। यस। इसका मतलब है कॉपर सल्फेट बनाने के लिए मैंने क्या डाला है बेटा? एसिड डाला है। और ऑप्शंस को भी चेक कर लो, ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर है, अगर मैं इसमें एसिड डालूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा? कॉपर क्लोराइड ही मिलेगा। अगर इधर देख लो, कॉपर सल्फेट में मैं एसिड डालूंगा HCl तो मुझे क्या मिलेगा? कॉपर क्लोराइड ही मिलेगा। तो आप किसी भी और रिएक्शन में एसिड डाल के देखोगे तो आपको कॉपर क्लोराइड मिल रहा होगा, जो कि यहां पर मिल ही नहीं रहा आपको रिएक्शन। बात समझे नहीं समझे? आपको क्या कहा गया था बेटा एवरीबॉडी? मैं दोबारा समझा देता हूं, सवाल की अप्रोच यूनिक थी तो दोबारा आपके लिए मैं आसान कर देता हूं। आ जाओ जल्दी बैठ जाओ। क्या कहा मैंने? सवाल उसने बोला था कि विच चेंज इज मेड बाय एडिंग एन एसिड। अब आपको एसिड याद होने चाहिए, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। तो जब एसिड डालेंगे तो कंपाउंड में या तो Cl ऐड हो जाएगा, या सल्फेट ऐड हो जाएगा, या नाइट्रेट ऐड हो जाएगा। तो यहां आपने देखा कार्बोनेट को ऑक्साइड ने रिप्लेस किया, ये एसिड की एडिशन नहीं है। यहां आप देखें कार्बोनेट को सल्फेट ने रिप्लेस किया, ये किसकी एडिशन है? एसिड की एडिशन है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? डी। चलो, which calcium compound does not increase the pH of the acidic soil? कौन सा कैल्शियम कंपाउंड पीएच को बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। कौन सा कंपाउंड पीएच को नहीं बढ़ाएगा? देखो पीएच किस चीज पर डिपेंड करती है? एच आइन और OH आइन पर। और एच आइन और OH आइन का फॉर्म होना किस चीज पर डिपेंड करता है? कि कंपाउंड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। कंपाउंड सॉल्युबल है या, बोलो बेटा, इनसॉल्युबल। और उसका नेचर कैसा है? बेसिक है कि एसिडिक है? इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। सवाल क्या पूछा था? कौन सा कैल्शियम कंपाउंड ऐसा है जो पीएच को बढ़ाए? नहीं बढ़ाएगा। नहीं बढ़ाने का मतलब क्या है? कि बेसिक नहीं होगा। जो बेसिक होगा वो बढ़ा देगा, जो बेसिक होगा वो बढ़ा देगा। तो अब बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है? यस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है। तो ये दोनों पीएच को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। यस और नो? अबे सबर कर लेना, मैं डालेंगे। अबे भाई सबर तो कर। हाँ भाई, ये दोनों क्या है? बेसिक है। जब बेसिक है तो ये तो पीएच को बढ़ा देंगे। अब हमारे पास दो कैल्शियम ऑक्साइड न्यूट्रल नहीं है? मेरे बच्चे क्यों न्यूट्रल होगा बताइए, लॉजिक बता दीजिए मुजम्मिल। क्या ये न्यूट्रल होगा? मेटल के ऑक्साइड्स या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक। आप सिंगल और एक का तो नहीं फंस रहे हो? ओके सर। गड़बड़ कर दी ना। तो बेटा ये दोनों तो बेसिक है, ये पीएच को बढ़ा देंगे। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? अब उसके बाद हमारे पास आ गया कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। जी, कौन सा पीएच को नहीं बढ़ा सकता? माशाल्लाह, तुक्का भी लगाया तो गलत लगाया। कैल्शियम सल्फेट। क्यों? अब बजाहिर आपको नजर आ रहा है कि दोनों इनसॉल्युबल है, कैल्शियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल है और कैल्शियम सल्फेट भी इनसॉल्युबल है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट डालूंगा किसमें? एसिडिक सॉइल में। कैल्शियम कार्बोनेट डालूंगा एसिडिक सॉइल में। बल्कि इसको देख लेते हैं ना, रिएक्शन लिख कर देख लेते हैं। मैं रिएक्शन लिख देता हूं आपके लिए। ये समझ आ गया, ये दोनों रूल आउट हो गए। ठीक है, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट कर रहा है। मैं कोई भी एसिड ले लेता हूं, लेट्स सपोज मैं यहां पर ले लूं H2SO4, और यहां पर कैल्शियम सल्फेट के साथ भी ले लें H2SO4। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि क्या मिल जाएगा आपके पास? कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और यहां पर क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम सल्फेट और साथ में नहीं, तो आयन रिप्लेसमेंट ही नहीं होगी ना, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं होगा। दोनों के पास सल्फेट आयन ही है, तो इसमें रिएक्शन होगा ही नहीं। तो मुझे बताएं, यहां जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? एसिडिक गैस है। तो पीएच को चेंज कर सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है तो पीएच को चेंज नहीं कर सकती। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस। उसने सवाल क्या पूछा था? विच कैल्शियम कंपाउंड डज नॉट इंक्रीज द पीएच ऑफ द एसिडिक सॉइल? पीएच ऑफ द एसिडिक सॉइल।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज होगी तो पीएच चेंज होगी। और पीएच, अब फॉर एग्जांपल सॉइल की जो पीएच है वो 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड वीक एसिड होती है, जब इसमें रिलीज होगी तो पीएच को 2 से 6 तक ले जाएगी या 2 से 5 तक ले जाएगी। मेरी बात समझो बेटा, पहले मुझे हर बच्चे का जवाब चाहिए क्योंकि ये अच्छा सवाल है, तो मैं सबको क्लैरिटी दे दूं। ये दो रूल आउट कैसे हुए, क्लियर है? ये दोनों क्या थे? बेस, एवरीबॉडी। इनको रूल आउट करना समझ आ गया। अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम सल्फेट था। दोनों कैल्शियम के कंपाउंड है, दोनों इनसॉल्युबल है, बिकॉज़ ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा बब्बू। तो काबा बब्बू में कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, यस और नो? अब सवाल था दोनों में से आंसर कौन सा होगा, तो मेरे बच्चे कैल्शियम सल्फेट ही आंसर है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट में जब आप एसिड डाल रहे हो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सल्फेट सल्फेट दोनों सेम आइन है, एक्सचेंज नहीं बनेगा। लेकिन कार्बोनेट में क्यों नहीं आंसर बन रहा, वो सीखने की काम है। जब कार्बोनेट का रिएक्शन आप एसिड से कराओगे तो इसके रिएक्शन में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर सॉइल की पीएच अभी 2 या 3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड इस पीएच को क्या करेगी, वीक एसिड होने की वजह से इसको 5 या 6 तक ले जाएगी। तो पीएच तो इंक्रीज कर दी ना, पीएच क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। अगर सॉइल की पीएच एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, तो एसिड के इफेक्ट की वजह से, वो वीक एसिडिक इफेक्ट की वजह से पीएच 5 to 6 पर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो सवाल उसने कहा कि डज नॉट इंक्रीज द पीएच, वो तो गलत हो गया। तो इसलिए आंसर क्या है बेटा, कैल्शियम सल्फेट। हम तुक्के मार के आंसर नहीं कर सकते। जी बेटा बोलो। कैल्शियम सल्फेट साहब तब भी कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, उससे भी पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर, चलो बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया कि सर कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर मैं HCl डाल दूं तो क्या होगा, तो मेरे बच्चे सॉल्ट, और ये आप देखें ना, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, नहीं कैल्शियम सल्फाइड वो बनेगा और H2SO4 बनेगा। अब आप कहें H2SO4 बनेगा, तो मेरे बच्चे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो ये पीएच को बढ़ाएगा या कम कर देगा, कम कर देगा। तो तब भी आंसर फिर भी कैल्शियम सल्फेट ही बनेगा। अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अप्रोच में किसको लेकर आ रहा है, HCl को, तब भी आगे प्रोडक्ट में क्या बना, H2SO4। तो H2SO4 बीइंग ए स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच को इंक्रीज करेगा या फर्दर डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तब भी ये हमारे सवाल का आंसर कैल्शियम सल्फेट ही बैठेगा, क्योंकि पीएच इंक्रीज नहीं होगी, फर्दर डिक्रीज हो जाएगी। तो आप किसी भी अप्रोच से जाएंगे आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, कैल्शियम सल्फेट। इज एवरीबॉडी क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज विच इज एसिडिक, यस बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक एसिड होता है, और वीक एसिड क्या करता है, पीएच को 7 के करीब लेकर आ जाता है। जब सॉइल एसिडिक है तो पीएच नीचे है, जब उसमें वीक एसिड ऐड होगा तो पीएच 7 के करीब आएगी, डाइल्यूट होगी, और इसीलिए किसी भी तरह से लेकर जाओगे आंसर क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। अच्छा सवाल था ये, ठीक है। और तुमने जो पॉइंट आउट किया उससे एक और कंसेप्ट की भी प्रैक्टिस हो गई। आगे चलो बेटा। An excess of calcium oxide hydroxide is added to acidic soil। हाँ भाई, ये तो हमने क्लास में पढ़ा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसको क्या कहते हैं बेटा, लाइम वाटर। सादिया, अब्दुल रहमान, सामिया, मरियम, आजान, आर यू ऑल विद मी? हारिस, तैयब, Yes, sir. बेटा लाइम वाटर इज एडेड टू एसिडिक सॉइल, ये आपने क्लास में पढ़ा हुआ है। व्हाट हैपेंस टू द पीएच ऑफ द सॉइल। अब लाइम वाटर क्या होता है, बेस है, तो पीएच डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, इंक्रीज इंक्रीज होगी। बेस पीएच को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सादिया, यस और नो बेटा? ताहा, तैयब, पीएच क्या हो जाएगी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो समझते हैं पीएच डिक्रीज, भाई बेस पीएच को क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो इसका मतलब आंसर यहां से यहां होगा। अब मुझे बताएं, सॉइल की अपनी पीएच न्यूट्रल होती है कि स्लाइटली बेसिक होती है, स्लाइटली बेसिक स्लाइटली बेसिक होती है। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं एक्स, और वो भी लिखा हुआ है एक्सेस में डालते हैं, तो पीएच क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ पर पहली गलती, बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, पीएच डिक्रीज लिख देता है। दूसरी गलती, वो कहता है बेस और एसिड का रिएक्शन है तो क्या लिख देता है, न्यूट्रल। मैंने क्या बताया कि हमेशा न्यूट्रल होना जरूरी नहीं है। और यहाँ तो मेंशन भी था ना कि एक्सेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, इसका मतलब एंड पीएच किस तरफ जाके एंड होगी, 7 पर नहीं, बेस की साइड पर जाकर एंड होगी। क्या ख्याल है बेटा, क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों? यस सर यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which substances react together to give hydrogen। भाई हाइड्रोजन कब बनती है, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है आमतौर पर, यस और नो? चलो देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, कैल्शियम और ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन। दूसरा, कॉपर एंड डाइल्यूट। मुझे बताओ कॉपर और HCl का रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नो तो भाई कैसे होगा, ये लेस रिएक्टिव होता है।
नो रिएक्शन। अल्लाह के बंदो, ज्यादातर बच्चे इसी वाले एमसीक्यू में फंस जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये मेटल है और ये क्या है, एसिड है, और मेटल एसिड का नॉर्मल जो रिएक्शन होता है क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। लेकिन आप वो रिएक्टिविटी भूल गए। कॉपर बीइंग अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, क्या HCl में से हाइड्रोजन को निकाल सकता है? अगर कोई और मेटल होता तो रिएक्शन हो जाता और हाइड्रोजन बनती, लेकिन कॉपर तो HCl को निकाल ही नहीं सकता, तो इसलिए ये पर्टिकुलर रिएक्शन बोलो नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद मुझे बताएं, मैग्नीशियम का स्टीम से रिएक्शन होता है? वाटर से रिएक्शन नहीं पढ़ा आपने? मैग्नीशियम रेडिली रिएक्ट विद स्टीम। मैग्नीशियम का रिएक्शन स्टीम के साथ होता था और क्या बनता था? मैग्नीशियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या कॉपर स्टीम से रिएक्ट करता है? नहीं। वाटर के रिएक्शन याद है? कोल्ड वाटर से रिएक्शन, स्टीम से रिएक्शन, एंड आयरन वाज द लास्ट एलिमेंट टू रिएक्ट विद स्टीम। आयरन के बाद स्टीम से भी कोई रिएक्ट नहीं करता। ये इस चैप्टर का नहीं था, ये आपने मेटल्स एंड रिएक्टिविटी में अपनी कॉपी में लिखा हुआ है कि आप जब वाटर की रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो आपको पढ़ाया गया था कि भाई शुरू के जो टॉप 3 हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर से। उसके बाद जो बाद वाले हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं? स्टीम से। और आयरन इज द लास्ट जो स्टीम से रिएक्ट करता है। तो ये भाई साहब जो कह रहे हैं कॉपर स्टीम से रिएक्ट कर जाएगा, नहीं करेगा। तो इसलिए, और मैग्नीशियम और स्टीम का रिएक्शन तो आपके सिलेबस में आपने पढ़ा था कि मैग्नीशियम जब स्टीम से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। किसी को यकीन नहीं आ रहा तो पीछे जाकर देखो, आपने मैग्नीशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर से भी लिखा हुआ है और मैग्नीशियम का रिएक्शन स्टीम से भी लिखा हुआ है। कोल्ड वाटर वाला जाकर देखिए तो स्लो लिखा हुआ था, जहां पर हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, और स्टीम वाले रिएक्शन में ऑक्साइड बन रहा है। जिन्होंने नोट्स प्रॉपर बनाए हुए वो रिएक्शन विद वाटर मेटल्स एंड रिएक्टिविटी में ये मैंने मेंशन करके लिखवाया है। कोल्ड वाटर वाले में भी मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, स्लोली करता था, वहां आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, और स्टीम के अंदर ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। ये आपने मेटल्स एंड रिएक्टिविटी में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। An alloy of copper and zinc is added to an excess of dilute hydrochloric acid. कॉपर है और जिंक है, किस में डाला? HCl में। हाँ भाई, जिंक का रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन कॉपर का रिएक्शन बोलो नहीं होगा। जब जिंक का रिएक्शन होगा तो क्या होगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब कहता है विच ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट, कौन से ऑब्जर्वेशन करेक्ट हैं जी? रेसिड्यू लिखा हुआ है और फिल्ट्रेट लिखा हुआ है। पहले मुझे बताओ, फिल्ट्रेट क्या चीज होती है? जो फिल्टर पेपर से पास हो जाए। तो ये रिएक्शन हो गया है, कौन सा कंपाउंड बना है? जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का कलर क्या होगा? ब्लू किसका होता है? कॉपर सल्फेट का। या कॉपर के कंपाउंड में आपने पढ़ा था ट्रांजिशन मेटल्स में कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। कलर्स लिखवाए थे ना, आयरन, कॉपर, ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स में जाकर देखे तो आपने कलर्स लिखे हुए। तो यहां पर अगर ये रिएक्शन होता कॉपर का तो फिर आप आते कलरफुल सोल्यूशन पर। जिंक का जो क्लोराइड है इसका कोई कलर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो निकल गया। आंसर हमारा किधर से आ गया? कलरलेस सोल्यूशन और कलरलेस सोल्यूशन में से। क्यों? क्योंकि जब आपने रिएक्शन कराया तो कॉपर ने रिएक्ट बोलो नहीं किया। तो कॉपर ने जब रिएक्ट नहीं किया तब मैं फिल्टर करूंगा तो कॉपर एज अ रेजिड्यू मिलेगा। देखो डायग्राम के थ्रू समझा दें। रिएक्शन आपने करा दिया, जब मैं फिल्टर करूंगा फिल्टर पेपर रख के, कॉपर ने रिएक्शन नहीं किया तो कॉपर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। जो सोल्यूशन बना है वो सोल्यूशन नीचे चला जाएगा। तो जिंक का कंपाउंड कलरफुल नहीं होता, तो ये कलरलेस हो गया। अब बताएं कॉपर, वो कहता है रेजिड्यू नन या रेडिश ब्राउन। रेजिड्यू नन होगा क्या? रेजिड्यू मिल रहा है ना आपको, क्या मिल रहा है? कॉपर। तो आंसर क्या हो गया बेटा, बोलो? डी। चलो, अब इस तरह का सवाल आता है ना ट्यूब श्यूब बना हुआ, तो बच्चा वहीं पर लेट जाता है, बोलता है भाई पता नहीं क्या चीज आ गई। The diagram shows the apparatus for measuring the volume of hydrogen given off when an excess of dilute hydrochloric is added to powdered metal. एक पाउडर्ड मेटल है, कौन सा मेटल है शायद इसने बताया नहीं है, और इसने बोला इसमें क्या डाला है बेटा, बोलो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और गैस रिलीज हुई है। अगर गैस रिलीज हुई है इसका मतलब रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। और इसका क्या मतलब हुआ कि मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है? ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है नहीं? अब कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब ये सेटअप लगाया हुआ है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये टैप लगा हुआ है, यहाँ पर मेटालिक पाउडर मौजूद है, और जनाबी वाली रिएक्शन होगा, गैस बनेगी, वो गैस जाके यूं करके कलेक्ट होगी। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। सवाल क्या है? The experiment is carried out 3 times using the same mass of powder each time but with different powder. कहता है 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, हर बार मास ऑफ पाउडर
सेम था, लेकिन मेटल उसका डिफरेंट था। एक में प्योर मैग्नीशियम था, एक में प्योर जिंक था, और एक में मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम एंड जिंक था। अब कहता है विच पाउडर गिव्स द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड विच विल गिव द लीस्ट वॉल्यूम। पहले मुझे बताओ लीस्ट वॉल्यूम कौन देगा? प्योर जिंक। आइडिया ऑफ द क्वेश्चन क्या है? आपके पास मैग्नीशियम है, आपके पास जिंक है, और आपके पास मैग्नीशियम प्लस जिंक है। मुझे बताओ रिएक्शन सब करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ भाई, रिएक्शन सब करेंगे या सुनो? Yes. सबके सब करेंगे। तो मुझे बताएं सबसे स्लो रिएक्शन किसका होगा? रिएक्टिविटी पे आ जाओ ना। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिंक की रिएक्टिविटी कम है, तो कौन तेज रिएक्ट करेगा सबसे ज्यादा? मैग्नीशियम। और सबसे स्लो कौन रिएक्ट करेगा? जिंक। जिंक। तो सबसे कम वॉल्यूम कौन देगा? भाई जब आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लोगे, तो क्योंकि जिंक का रिएक्शन बोलो ना स्लो है कंपेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी विल रिएक्ट वेरी फास्ट, तो वो उतने ही टाइम में ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो जिंक होगा वो उतने ही टाइम में कम वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा। ऐसा ही है ना भाई? तो मेरे बच्चे सबसे कम। अच्छा, व्हाट अबाउट मैग्नीशियम एंड जिंक? मैग्नीशियम और जिंक दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। HCl हमारे पास ठीक ठाक क्वांटिटी में है, एक्सेस में है, तो HCl की कोई कमी भी नहीं है। तो मुझे बताएं यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा बनेगा कम बनेगा? भाई मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर रहा है, जिंक भी रिएक्ट कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक? ऑनलाइन वाले बच्चों है? जोर से बोले, जोर से बोले। जी ऑनलाइन वालों, जब मैग्नीशियम और जिंक दोनों को यूज करोगे तो क्या करोगे बेटा बताओ? क्या मर गए क्या ऑनलाइन में सारे बच्चे? हिबा, तारिक, इनाया, आतिका, सादिया। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी। तो आवाज आ रही, तो आप लोगों की क्यों नहीं आ रही रिटर्न में? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही रिटर्न में? कॉपर रिएक्ट। जी अली, मेहदी, आतिका, मरियम, सादिया, सुफियान, अहमद, अजान, अब्दुल्ला। बी। ए बी नहीं पूछ रहा हूं मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मैं कह रहा हूं मैग्नीशियम और जिंक दोनों यूज किया है, दोनों रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे? भाई Yes, एक्सेस sir. ऑफ मौजूद है ना। सर जब सिर्फ मैग्नीशियम करेगा। नो सर, दोनों नहीं करेंगे। अच्छा, ये अभी किसने कहा दोनों नहीं करेंगे? दरमियान में किसकी आवाज थी ये? जिस लड़के ने बोला था अभी, डर क्यों रहे हो? बताओ तो सही। जी सर, मेरी। मेरे बच्चे वेरी गुड, दोनों एक साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भाई प्रिंसिपल है, जब मोर रिएक्टिव मेटल होता है तो लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट। जब मोर रिएक्टिव मेटल होता है तो लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट। जब तक पूरा मैग्नीशियम खत्म नहीं होगा तब तक जिंक का रिएक्शन शुरू नहीं होगा। ये तो रस्टिंग में पूरा मंजन बेच चुके हो तुम। बज़ाहिर तो हमें नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम और जिंक दोनों रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हमने आयरन के साथ जिंक की यूज किया था तो एक वक्त में क्या रिएक्ट करता था? हाई रिएक्टिव मेटल। तो मालूम हुआ यहां पर सिर्फ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, यहां पर भी मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, और यहां पर जिंक रिएक्ट करेगा। और जिंक का रिएक्शन क्या होगा? स्लो। तो इसका मतलब लीस्ट वॉल्यूम कौन देगा? जिंक। जिंक देगा या मिक्सचर? जिंक। मिक्सचर। देखो हमने सेम मास लिया है, इधर देखो बेटा, सेम मास लिया है। इसका मतलब जो मास ए है उसमें सारा का सारा मास मैग्नीशियम का है, मास बी में सारा का सारा मास किसका है? जिंक का। और यहां पर आधा मास मैग्नीशियम का होगा, आधा जिंक का होगा, और रिएक्ट सिर्फ मैग्नीशियम कर रहा है, तो पूरा मास रिएक्ट कर रहा है, आधा मास रिएक्ट कर रहा है। तो फिर जिंक कैसे देगा सबसे लीस्ट? दोबारा देखो, दोबारा सोचो एवरीबॉडी। आपको सवाल में क्या कहा गया था? जब तक समझ नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ाऊंगा बेटा। यूजिंग दी सेम मास ऑफ पाउडर ईच टाइम। आपने अगर यहां 2 ग्राम लिया, ये भी 2 ग्राम लिया, तो ये भी 2 ग्राम लिया। इस 2 ग्राम में पूरा क्या था? मैग्नीशियम। इस 2 ग्राम में पूरा क्या था? जिंक। लेकिन इस 2 ग्राम में कुछ मैग्नीशियम था और कुछ जिंक था, आसान लफ्जों में।
और रिएक्शन भी सिर्फ एक ही कर रहा है, तो ये बात तो सबसे ऑब्वियस हो गई कि सबसे कम वॉल्यूम कौन देगा बेटा, बोलो। लीस्ट वॉल्यूम किससे मिलेगा, मिक्सचर से। तो इसका मतलब है आंसर या तो हमारा ये होगा या आंसर हमारा ये होगा, या सोनो। अब आ जाओ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम पर, सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा, Magnesium. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। पूरी अप्रोच के साथ समझ आ गई बात? Yes. ये वो अच्छा था यार जिसने भी डर डर के जवाब दिया, लेकिन मेरे बच्चे ये तो आप पढ़ चुके हो ना रस्टिंग में, कि जब दो मेटल्स एक साथ होते हैं और एक हाई रिएक्टिव होता है और एक लो रिएक्टिव होता है, तो दोनों थोड़ी रिएक्ट करते हैं। जो हाई रिएक्टिव है वो रिएक्ट करता है, जब वो खत्म होगा फिर लो रिएक्टिव रिएक्ट करेगा। यही तो पूरा आइडिया था सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का। तो और इसी बेसिस पर ही इस सवाल की बुनियाद। चलो गुड हो गया। ओके जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये 20 सवाल हो रहे हैं, इसके बाद में सॉल्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये तो एसिड बेस चल रहा था, फिर बाकी सारे मैं ही करा दूं। सॉल्ट के भी क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं इसके बाद, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस, वाज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग acid. The pH of the solution in the flask was measured at intervals until no further change takes place. अभी मैंने बताया था जब स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग से जोड़ते हैं तो pH क्या आती है, न्यूट्रल आ जाती है। तो क्या होगा बेटा, what would be the change in the pH? डिक्रीज। 7. अच्छा नहीं ये देखो, इंक्रीज और डिक्रीज टू 7 है। यहाँ पर देखो पहले pH क्या होगी, 7 से कम है, पहले लेस देन 7 है, बाद में बेस डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है pH डिक्रीज टू 7 होगी, इंक्रीज टू 7 होगी, इंक्रीज टू 7। एसिड की है ना, पहले pH किसकी है, एसिड की, बाद में बेस डाल रहे हैं, तो pH क्या होगी, इंक्रीज होगी ना बाद। ठीक हो गया भाई। अगर यहाँ पर 2 है pH तो इंक्रीज होके 7 हुई ना भाई, हीरो। चलो भाई अब कुछ क्वेश्चन खुद ही कर लेना इसके। अब सॉल्ट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 20 क्वेश्चन अच्छे खासे होते हैं, आपके आधा पेपर 1 हो गए, ठीक है। चले भाई अब आ जाए सॉल्ट के सवाल देखते हैं। ये आपकी और नानी जान याद दिलाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप सॉल्युबिलिटी को लेके श्योर नहीं है तो फंसेंगे ही फंसेंगे। सॉल्युबिलिटी में मिस्टेक नहीं चाहिए। सॉल्ट को करने के लिए सॉल्युबिलिटी की एम तगड़ी होनी चाहिए एवरीबॉडी, ठीक है। रिमशा जफर, कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रही तुम्हारी क्लास में। अभी जरा क्लास के बाद अम्मी को कॉल करता हूं मैं, आई नीड टू टॉक टू योर डियर मॉम। कोई पार्टिसिपेशन नहीं है पूरी क्लास में, ना चैट में ना वर्बली, ठीक है। चलो भाई, ग्रुप 1 मेटल फॉर्म्स कंपाउंड विद ग्रुप 7 हैलोजन। ग्रुप 1 के मेटल है, रिमशा जवाब देना। मेटल है 7, ग्रुप 7 से कंपाउंड बना रहे हैं, कैसा कंपाउंड होगा, कोवेलेंट या आयोनिक? आयोनिक। 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 ये किसने जवाब दिया, रिमशा ने दिया जवाब या नहीं दिया अभी तक? रिमशा जफर। चलो आगे कहते हैं द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर डैश इन वाटर। आयोनिक कंपाउंड है तो पानी में सॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल होंगे? सॉल्युबल। सॉल्युबल। एंड कंटेन डैश बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड कंटेन करेंगे, आयोनिक। बस आसान हो गया। तो 1 क्या होगा, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? 1 सॉल्युबल एंड 2 में आयोनिक। आयोनिक। Which pair of substances can be used to prepare sample of lead chloride? मैंने कहा था ये सवाल आएगा सॉल्ट में। lead chloride कैसा सॉल्ट होता है, all chloride are soluble except आगा पप्पू, except आगा पप्पू। तो ये soluble है कि इनसॉल्युबल है? और इनसॉल्युबल बनाने के लिए मैं तुम लोगों को क्या बताया था रेसिपी, कि 2 सॉल्युबल चीजों को मिक्स करोगे। किसको मिक्स करोगे? तो देखो lead क्या सॉल्युबल होगा? हालांकि देखो हर रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन लिखूं ना तो हर रिएक्शन में तुम्हें लगेगा लेड क्लोराइड बन रहा है, लेकिन तुम्हें कौन सी अपनी रेसिपी में वेस्ट करना है। लेड सॉल्युबल नहीं है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल एंड ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर आल्सो सॉल्युबल। बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेड कार्बोनेट सॉल्युबल होगा नहीं, लेड सॉल्युबल होगा नहीं। तो जिसको वो रेसिपी पता है उसके लिए गेम ऑन है, वरना तो बाकी बोलेगा पता नहीं क्या चल रहा है। इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए दोनों कंपाउंड का सॉल्युबल होना जरूरी है, यस और नो? चलो यस। आगे चलते हैं। द टेबल शोज, अच्छा ये ऑब्जर्वेशन है, ये एटीपी का सवाल है। Which substances is insoluble in water? हाँ भाई, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कौन सा इनसॉल्युबल है? अमोनियम के सारे सॉल्युबल, अमोनियम के सारे सॉल्युबल, नाइट्रेट भी सारे सॉल्युबल। तो क्या रह गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। Which processes is used in the preparation of soluble salt? कौन सा soluble salt के लिए यूज होता है?
माशाल्लाह माशाल्लाह। सॉल्युबल सॉल्ट के लिए प्रेसिपिटेशन यूज होता है। सॉल्युबल सॉल्ट के लिए क्या यूज होता है? या तो टाइट्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है? या तो टाइट्रेशन होता था या क्रिस्टलाइजेशन होता था। अब अभी आप सुन लो ना बेटा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब वेरी गुड, क्रिस्टलाइजेशन हमने क्रिस्टलाइजेशन का मेथड अभी नहीं पढ़ा ना। क्रिस्टलाइजेशन में इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। द आंसर टू दिस इज इवेपोरेशन। जब क्रिस्टल कैसे फॉर्म करते हैं? स्टीम को उड़ा देते हैं, पानी को उड़ा देते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में ही इवेपोरेशन का स्टेप आता है। इलेक्ट्रोलिसिस में तो कंपाउंड ब्रेक होता है, बनता कहाँ है? अगर आपको नहीं पता था, मान लो आज नहीं पता था, आपने कहा सर आपने तो पढ़ाया नहीं, भाई देखो जरा, प्रेसिपिटेशन किसके लिए होती है? इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस में कंपाउंड बनता है कि टूटता है? कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर रह गया मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। उसमें सॉल्ट कहाँ बनता है? मेल्टिंग का मतलब क्या है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो भाई ये तो सीधा सीधा, अगर आप ऑड वन आउट भी करोगे तब भी काम फंसोगे इवेपोरेशन पर। चलो, ये सवाल याद है किसी को? ये कौन से चैप्टर का सवाल था? पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर का। चलो, कभी कभी पुरानी यादें आ जाती है। ओके, टू विच सब्सटेंस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू प्रिपेयर लेड सल्फेट? हाँ भाई, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू। तो ये कौन है? पप्पू का सल्फेट है। पप्पू का सल्फेट है, तो ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? अब कहता है टू विच सब्सटेंस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड। किस सब्सटेंस में डालेंगे क्या? H2SO4। अब H2SO4 सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है? और एसिड आर, तो जिसमें इसको डालना है उसको भी क्या होना चाहिए? सॉल्युबल। क्या लेड फॉइल सॉल्युबल होगा? क्या लेड कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, क्या लेड कार्बोनेट सॉल्युबल होगा? नहीं। लेड ऑक्साइड, ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल सिवाय सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम या ग्रुप 1 के। तो ये तीनों क्या है? इनसॉल्युबल। लेकिन क्या लेड का नाइट्रेट सॉल्युबल होता है? Yes. भाई उसने कहा था कि Yes. डाइल्यूट एसिड को किसमें डालें कि आपको लेड सल्फेट मिले। अगेन द आइडिया ऑफ द रेसिपी कि दोनों चीजें सॉल्युबल होनी चाहिए। तो आपके पास नाइट्रेट सॉल्युबल है, इसलिए आपने उसको सेलेक्ट किया। लेड भी इनसॉल्युबल होगा, लेड कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल होंगे। और हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी बेस होते हैं मेजॉरिटी सारी की सारी इनसॉल्युबल होती है सिवाय सोडियम, पोटेशियम या ग्रुप 1 की जो बेसिस होती है। चलो, the table shows the solubility of some compounds of metal Q in cold water. कहता है कुछ कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी दी हुई है कोल्ड वाटर में। इसका कार्बोनेट लिखा हुआ है इनसॉल्युबल है, क्लोराइड लिखा हुआ है सॉल्युबल है, और सल्फेट लिखा हुआ है इनसॉल्युबल। ऑप्शंस दिए हुए, तो मुझे बताओ, इस ऑप्शंस को रीड कर लो, किसका कार्बोनेट और किसका वो देखते हैं। बेरियम का कार्बोनेट इनसॉल्युबल होगा, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। एंड बेरियम का सल्फेट भी इनसॉल्युबल होगा, यस और नो? ऑल सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू। लेकिन बेरियम का क्लोराइड, व्हाट अबाउट बेरियम का क्लोराइड? ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू। और ये आगा पप्पू में नहीं है, तो ये क्या हो गया? सॉल्युबल हो गया। तो किसकी तरफ जा रहा है आंसर? औरों पे चेक करके दिखा दूं? लेड का देखो, लेड का कार्बोनेट इनसॉल्युबल, यस और नो? फिर लेड की क्लोराइड भी क्या होती है? insoluble. ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू। तो ये तो कट गया। इसी तरह मैग्नीशियम में आ जाओ, तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट क्या होगा? इनसॉल्युबल। मैग्नीशियम की क्लोराइड क्या होगी? सॉल्युबल। मैग्नीशियम का सल्फेट भी क्या होगा? सॉल्युबल। भाई डेटा से मैच करना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, जो मेटल है उसका कार्बोनेट इनसॉल्युबल होना था, क्लोराइड सॉल्युबल होना था, और सल्फेट इनसॉल्युबल होना था। तो किसके ऊपर बैठ रहा है डेटा? बेरियम के ऊपर। चलो Sir, but MgCl2 जी जी, is soluble, so why isn't it magnesium? MgCl2 is soluble, but MgSO4 is also soluble ना बेटा, वो नजर नहीं आया आपको? MgSO4 जब बनाओगे, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, तो मैग्नीशियम का सल्फेट सॉल्युबल नहीं होगा बेटा। Yeah. तो ये तो कह रहा है सल्फेट इनसॉल्युबल होना चाहिए। Oh, okay. समझे नहीं समझे? भाई इंफॉर्मेशन सिर्फ ये क्लोराइड की आपने थोड़ी फॉलो करनी है। उसने कहा है जो कंपाउंड क्यू है उसका कार्बोनेट इनसॉल्युबल होना चाहिए, क्लोराइड सॉल्युबल और सल्फेट इनसॉल्युबल। मैग्नीशियम क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि मैग्नीशियम का सल्फेट भी तो सॉल्युबल है। नहीं है मैग्नीशियम का सल्फेट सॉल्युबल। द ओनली ऑप्शन व्हिच इज फिटिंग एज पर द डाटा, बेरियम का कार्बोनेट insoluble because all carbonates are insoluble. बेरियम का क्लोराइड, all chlorides are soluble except आगा पप्पू, ना ये आगा ना
पप्पू, तो ये क्या हो गया, सॉल्युबल। और फिर सल्फेट, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, तो काबा पप्पू में ये भी आ गया, तो ये, तो इसलिए एज पर दी डेटा बस वही जा रहा है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद, ओके, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स नहीं पता मैं क्या है, reacts with aqueous zinc chloride to form white precipitate। अच्छा, ये तो फिर वही आ गया। असल में अभी ना आयन डिटेक्शन हम एक चीज पढ़ेंगे एटीपी के अंदर, ठीक है, जो अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के टेस्ट हैं। अब एटीपी में वो चार्ट बने हुए आते हैं, फिर भी हम एटीपी में पढ़ते हैं क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 में भी आते हैं, तो ये सवाल उससे रिलेटेड है। विच रिएजेंट इज एडेड टू एक्वस पोटेशियम क्लोराइड टू प्रिपेयर लेड क्लोराइड। हाँ भाई, लेड क्लोराइड बनाना है, कैसा सॉल्युबल है लेड क्लोराइड, कैसा सॉल्ट है, इनसॉल्युबल। और इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के लिए कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं, दूसरा क्या यूज करेंगे, क्या पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल है, यस। तो इसके साथ दूसरी चीज भी क्या होनी चाहिए, सॉल्युबल। क्या लेड सॉल्युबल है, नहीं। क्या लेड कार्बोनेट सॉल्युबल है, नहीं। क्या लेड सल्फेट सॉल्युबल है, नहीं। सिर्फ क्या सॉल्युबल है, लेड इज राइट। विच कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कौन सा कंपाउंड इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल। नाइट्रेट सारे सॉल्युबल हैं, सोडियम के सारे कंपाउंड सॉल्युबल हैं, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा बब्बू, ये भी सॉल्युबल है, सिर्फ क्या सॉल्युबल नहीं है। अब आप देख, आप एग्जामिनर का जब जब इनसॉल्युबल ला रहा है लेड का ही ला रहा है। मैं आपको ट्रिक बता दूं, लेड आएगा, सिल्वर आएगा और बेरियम आएगा, बच्चे रट्टा लगा के चले जाते, लेकिन बच्चा उसमें भी क्रैक नहीं कर पा रहा हो क्योंकि बच्चा तो गधा है। सॉल्ट containing which of the following anions are always soluble। एनाइन किसे कहते हैं बेटा, नेगेटिव आयन को। कौन सा नेगेटिव आयन हो तो सॉल्ट हमेशा सॉल्युबल होता है, नाइट्रेट्स। हाँ भाई, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। चलो, which acid and base react together to form insoluble salt। कौन सा एसिड बेस रिएक्ट करे तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा, करके देखना पड़ेगा। पहला कौन है, HCl और बोलो सोडियम, इसमें कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaCl, तो ये तो सॉल्युबल हो गया, यस और नो। दूसरा देखो, नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CO, क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। फिर तीसरा देखो, सल्फ्यूरिक एसिड और यही आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, बेरियम का सल्फेट, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट हो गया इनसॉल्युबल, यस। क्या कहते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन। Which substance would not be used for preparing a pure sample of crystalline magnesium sulfate by reaction with dilute sulfuric acid। कह रहा है कौन सा सब्सटेंस हम यूज नहीं करेंगे अगर हम क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट बना। ए। अब कैसे पता चला, वही तो आई नहीं है। ये कौन से मेथड की बात हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन की। अभी मैंने आपको रेसिपी किसकी बताई थी, इनसॉल्युबल सॉल्ट की, सॉल्युबल वाले सॉल्युबल। क्रिस्टलाइजेशन की रेसिपी नहीं बताया। अब चूंकि एमसीक्यू में आ गया, चलो नोट्स में चलो रेसिपी बताता हूं। चलो नोट्स में वापस चलो, वहां रेसिपी लिखो, रेसिपी लिखो, रेसिपी। बेटा रेसिपी क्या है, क्रिस्टलाइजेशन की रेसिपी में तवज्जो रखो बेटा, क्रिस्टलाइजेशन की रेसिपी में एसिड यूज किया जाएगा, इनसॉल्युबल कार्बोनेट के साथ, इनसॉल्युबल बोलो, या इनसॉल्युबल बेस के साथ। पहली प्रेफरेंस होगी कार्बोनेट, दूसरी प्रेफरेंस होगी बेस। दोबारा देख लो बेटा, और यहां पर एसिड यूज किया जाएगा रेसिपी में, जब भी आपको टाइट्रेशन करनी होगी एसिड यूज किया जाएगा हमेशा सॉल्युबल कार्बोनेट के साथ या सॉल्युबल बेस के साथ। रेसिपी ऐड कर लो बेटा दोबारा से, कि जब क्रिस्टलाइजेशन के रिएजेंट्स पूछे जाएंगे, ये रेसिपी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी क्योंकि एमसीक्यू में नजर आ गई तो काहे के लिए रिस्क ले भाई, कि जब क्रिस्टलाइजेशन का रिएक्शन करना होता है, सॉल्ट को क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू बनाना होता है, तो एसिड देखो सब, इधर भी एसिड है और इधर भी क्रिस्टलाइजेशन, टाइट्रेशन दोनों में एसिड यूज हो रहा है। यहां फर्क क्या है,
क्रिस्टलाइजेशन में आप इनसॉल्युबल कार्बोनेट या इनसॉल्युबल बेस यूज कर रहे होते हैं प्रेफरेंशली, और यहां पर आप एसिड के साथ क्या यूज कर रहे होते हैं, सॉल्युबल कार्बोनेट या सॉल्युबल बेस। ठीक है, अब आप वापस चलोगे वहां तो बच्चे ने जो आंसर ए दिया वो समझ आएगा आपको कैसे दिया। क्या कहा मैंने, क्रिस्टलाइजेशन की रेसिपी हो या टाइट्रेशन की रेसिपी में एसिड तो कॉमन होता है, उसके साथ फर्क यह है टाइट्रेशन में इनसॉल्युबल बेसिस या सॉल्युबल कार्बोनेट्स यूज होते हैं और क्रिस्टलाइजेशन में इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। अब मैं वापस उसी सवाल पे चलता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस वापस बहाल हो जाए। क्या पूछा था उसने कि मैग्नीशियम सल्फेट को बनाने के लिए किस वुड नॉट बी यूज्ड, किसको यूज नहीं करेंगे। हाँ भाई, किसको यूज नहीं करेंगे, क्या आइडिया था। अच्छा, बल्कि उसने क्या कहा, विच सब्सटेंस वुड नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बाय रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4 है ना, H2SO4 है। तो क्या चीज यूज करना नहीं हमें है बेटा, बताइए। नाइट्रेट, क्योंकि वो इनसॉल्युबल तो यूज करना होता है ना बच्चे, किसको यूज Soluble करना, base। सॉल्युबल को। तो इसमें कौन है सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर Soluble। क्यों, क्योंकि देखो ये कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल है, बेसिस भी इनसॉल्युबल होती है और ऑक्साइड भी इनसॉल्युबल होती है। तो रेसिपी फॉलो होगी, क्या फॉलो होगी रेसिपी, कि एसिड का रिएक्शन किससे होता है वहां, इनसॉल्युबल कार्बोनेट या इनसॉल्युबल बेस से। तो इसने पूछा था कौन से नहीं कराना है, तो जो सॉल्युबल होगा उससे नहीं कराना है। क्लियर गाइस एंड गर्ल्स। Yes, sir। Yes, sir. This was just a basic overview of the chapter acid, bases and salts। मेरे एंड से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मेरे बच्चे आप अल्लाह के हवाले, अगर आप तरीके से नोट्स तरीके से पढ़ेंगे, एक बार इनकी दोबारा प्रैक्टिस करके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो खुद से करेंगे, जो क्वेरीज हैं उन क्वेरीज पर गौर करेंगे और उसके बाद अपनी क्वेरीज हल करेंगे, आप सीख जाएंगे। याद रखें, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को छोड़कर आप पेपर नहीं निकाल सकते पेपर वन। और आपको मैंने बार बार कहा कि एवरेज स्कोर ऑफ अ गुड स्टूडेंट इन पेपर वन इज 22 to 24, मैक्सिमम 26 ऑफ अ गुड स्टूडेंट। तो गुड से जो है ना, गुड से आगे बेटर और बेस्ट बनने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड रिकॉल, यू नीड टू हैव अ गुड प्रैक्टिस एंड यू नीड टू हैव अ गुड टेम्परामेंट। जल्दबाजी में भी गलती हो जाती है बाज़। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला अब जब मिलेंगे तो हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देंगे और अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। हमारा जो प्लान है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऑर्गेनिक हम अभी से शुरू करेंगे। टारगेट इज टू कंप्लीट ऑर्गेनिक विद पास्ट पेपर्स फ्रॉम टिल मिड ऑफ जनवरी। इस ऑनलाइन ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए जो ऑर्गेनिक मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे इन्होंने नहीं किए, जिन्होंने किए उनके लिए रिविजन होगा, जिन्होंने नहीं की उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा। तो मिड ऑफ मार्च तक हम अपना ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।